ये हमने एमसीक्यू डिस्कस यहां तक तो कर ही लिया था, अब यहां से कर रहे हैं आपके साथ, करेक्ट है। आप बताइएगा, मैच द फॉलोइंग, सेक्शन 45 सबसेक्शन 1A बताइए। 45 सबसेक्शन 1A, ABCD, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट, यानी कि डी है। 45 सबसेक्शन 2, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, यानी कि सी है। 45 सबसेक्शन 3, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट टू फर्म, बी है। और 45 सबसेक्शन 4 है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी कि फर्म टू इट्स पार्टनर्स, यानी कि ए है। डी सी बी ए सी इज द आंसर। 28, एग्जामिन द फॉलोइंग केस इन द लाइट ऑफ सेक्शन 45 सबसेक्शन 1A, यानी कि इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट। इफ बिल्डिंग वाज डिस्ट्रॉयड इन अर्थक्वेक, building was not insured, the loss arising on destruction of asset can be set off. True or false? False. 45 सबसेक्शन 1 है, एप्लीकेबल तभी होगा इफ द बिल्डिंग इज इंश्योर्ड। बिल्डिंग ही इंश्योर्ड नहीं है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, कोई लॉस अराइज नहीं होगा। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट इज टैक्सेबल इन दैट फाइनेंशियल ईयर इन विच एसेट वाज डिस्ट्रॉयड। ट्रू और फॉल्स? फिर से पढ़ लीजिए, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट इज टैक्सेबल इन दैट फाइनेंशियल ईयर इन विच एसेट वाज डिस्ट्रॉयड। फॉल्स। कब टैक्सेबल होगा? जिस फाइनेंशियल ईयर में इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। तो डी इज द आंसर। यस, रिसीव मनी। ये 45 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है। और ये 45 सबसेक्शन 2 है क्या? कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। मिस्टर एक्स हैज परचेज्ड jewelry for his wife in the year 2002. In the year 2020, he opens a jewelry shop and keeps wife jewelry for sale in that shop. No capital gain arises. True or false? बताइए। फॉल्स। कैपिटल गेन अराइज होगा। घर का एसेट दुकान में लाके बेचेंगे तो कैपिटल गेन अराइज होगा, या फिर बैलेंस शीट से पता लग जाएगा। अगर ये बैलेंस शीट नहीं बनाता है तब तो इसके दुकान में जाके इन्वेस्टिगेशन करने से पता लग ही जाएगा। Gain arising from conversion of capital asset into stock in trade is chargeable to tax in the year of conversion. True or false? Gain arising from conversion of capital asset into stock in trade is chargeable to tax in the year of conversion. True or false? False होगा। देखिए, YOC is not equal to YOT। कब टैक्सेबल होगा? जिस फाइनेंशियल ईयर में आप स्टॉक इन ट्रेड बेचेंगे। तो डी इज द आंसर। इंडेक्सेशन तो ऑब्वियसली इंडेक्सेशन करके रख देंगे, यही तो हमने यहां पर आपको इस चार्ट में बताने की कोशिश की थी। हम लोग इंडेक्सेशन तो करके रख देंगे, लेकिन टैक्सेबिलिटी कब आएगी? बाद में। और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन। तो इंडेक्सेशन करके रख देंगे, जब ये स्टॉक इन ट्रेड बिकेगा तब वो कैपिटल गेन को भी टैक्स करेंगे, और स्टॉक इन ट्रेड बेचने से जो पीजीबीपी आया उसको भी टैक्स करेंगे। Examine the following place in the case of 45 subsequent 2 and 3. 2 and 3 नहीं होगा, ये 3 and 4 होगा। Mr. Z is admitted as a partner in a partnership firm.
He brings gold as capital. Full value of consideration is the fair market value on the date of transfer of capital asset as capital contribution. True or false? False. क्या होगा आंसर? क्या होगा? Recorded in the books of accounts. Correct है. Mr. X retires from partnership firm. Firm transfer gold to retiring partner. Full value of consideration is the fair market value on the date of transfer of capital asset. Sorry. True. False. True. B is the answer. 45 subsection 5 के according central government compulsory acquires land of Mr. A. Full value of consideration is initial compensation approved. True or false? True. Central government compulsory acquires land of Mr. A. Capital gain arises in that financial year in which capital asset is compulsorily acquired. True or false? False. A is the answer. Enhanced compensation is taxable in the year the order is passed for enhancement of compensation. True or false? True. Interest ये हमने आपको पढ़ाया नहीं वैसे. Interest on enhanced compensation is taxable under the head other sources. True or false? True. तो interest तो obviously other sources में आएगा. Both true. C is the answer. अब एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो पास्ट पेपर वाले. ये वाला 9th. Aman entered into an agreement with Bridge for sale of building for 20 lakh in June 17. Aman received an advance of 2 lakh. Subsequently, the agreement was cancelled and Aman forfeited the advance money. The advance money is, बताइए. ये सेक्शन 51 से है. Forfeiture of advance money. To be reduced from cost of acquisition, to be reduced from index cost of acquisition, taxable as capital gain, taxable as income under the head income from other sources. कब का केस है ये? 2017 का है. तो और सेक्शन 51 में जो चेंज आया था वो किस फाइनेंशियल ईयर में चेंज आया था? 2014 में आया था. तो 2014 के अगर बाद का केस है तो ये जो फॉरफिटेड अमाउंट है वो अदर सोर्सेज में जाके टैक्सेबल होगा. 2014 के पहले का केस होता तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस होता. सही बात है या नहीं है? अब आइए क्वेश्चन 10. Sarath has received a sum of 3,40,000 as interest on enhanced compensation for compulsory acquisition. अरे ये तो मैंने पढ़ाया ही नहीं आपको. इसको भी रहने देते हैं. या मैं इसको पढ़ाई नहीं करेंगे. ये क्वेश्चन 11 करते हैं. Where a partner of a firm transfers any capital asset to the firm by way of capital contribution for the purpose of computing capital gain in the hands of partner, the amount of deemed consideration is, बताइए क्या होगा? Cost to the partner, fair market value, amount recorded या value as determined by the stamp valuation authority. C, amount recorded. क्वेश्चन नंबर 33 से कर रहे हैं. इससे पहले हम लोग कर चुके हैं और YouTube में भी वीडियो है इसका, आप देख लीजिएगा. और एग्जामिशन वाला क्वेश्चन नंबर 33. मैच द फॉलोइंग. सेक्शन 54 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं. कौन कौन से हैं बताइए. सेक्शन 54 क्या कहता है? सेक्शन 54 क्या कहता है? ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एंड परचेज ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी. यस और नो? सेक्शन 54 का एग्जामिशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर करेंगे और रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आपको खरीदना है. इसमें और भी बहुत कुछ है. ये जो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर कर रहे हैं ये इन इंडिया भी हो सकता है और आउटसाइड इंडिया भी हो सकता है. करेक्ट है? लेकिन जो आप खरीदेंगे वो सिर्फ इन इंडिया होगा. अब सवाल उठता है कि अगर इन इंडिया है तो एग्जाम्पशन किसको मिलेगा? R-OR को, R-NOR को और NR को.
तीनों को मिलेगा इन इंडिया है, क्योंकि इस इंडिया की प्रॉपर्टी बेचने से कैपिटल गेन इंडिया में राइज होगा, और अगर वो इंडियन इनकम है तो तीनों टैक्स देंगे, और ये तीनों अगर इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदता है तो एग्जाम्शन में मिलेगा। एग्जाम्शन तो कैपिटल गेन अराइज होने से मिलता है ना, तो कैपिटल गेन अराइज हुआ और इंडिया में टैक्सेबल हुआ तभी तो कैपिटल गेन का एग्जाम्शन मिलेगा। लेकिन अगर प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है तो कैपिटल गेन इंडिया में अराइज ही अगर नहीं होगा तो एग्जाम्शन का सवाल ही नहीं उठता। तो अगर आपने आउटसाइड इंडिया प्रॉपर्टी बेची है तो किसके हैंड में टैक्सेबल है, आरओआर, आरएनओआर या एनआर, किसके हैंड में टैक्सेबल है? सिर्फ आर-ओआर। तो अगर प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया बिकी है तो सिर्फ आरओआर एग्जाम्शन क्लेम कर पाएगा, बाकी को क्लेम करने की जरूरत ही नहीं है। अब आते हैं सेक्शन 54 का, तो कौन सा ऑप्शन है इसमें? डी। तो पहला है डी। दूसरा 54 बी, क्या बेचेगा क्या खरीदेगा, जरा बताएंगे आप? 54 बी, क्या बेचेगा क्या खरीदेगा? 54 बी का एग्जाम्शन क्या बेचता है और क्या खरीदता है? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचेगा, और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड या रूरल एग्रीकल्चर, इसको ठीक करना पड़ेगा, और रूरल एग्रीकल्चर लैंड खरीदेगा तो उसको सेक्शन 54 बी का एग्जाम्शन मिलेगा। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? सी आएगा। करेक्ट है। 54 EC, क्या बेचेगा और क्या खरीदेगा? 54 EC बोला कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचे, लेकिन सिर्फ लैंड और बिल्डिंग। तो लैंड और बिल्डिंग जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है वो बेचेगा और बॉन्ड्स खरीदेगा, तो उसको 54 EC का एग्जाम्शन मिलेगा। तो ट्रांसफर ऑफ लैंड और बिल्डिंग एंड परचेज ऑफ बॉन्ड, तो ट्रांसफर ऑफ लैंड और बिल्डिंग बीइंग लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, ये लिखना होगा, रह गया। और बॉन्ड खरीदेगा, इसका लॉक इन पीरियड क्या है? 5 years। तो ये है बी। F, क्या चीज बेचेगा? बोला कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचेगा, शेयर्स हो, बॉन्ड्स हो, डिवेंचर्स हो, ज्वेलरी हो, गोल्ड हो, कोई भी बेचेगा, लेकिन आरएचपी नहीं। खरीदेगा क्या? आरएचपी। तो ये ए है। और आरएचपी खरीदेगा कहां? इंडिया में। बेचेगा इंडिया वाला या इंडिया के बाहर वाला, वही वाला कॉन्सेप्ट आएगा जो हमने यहां बताया है आपको। तो इसका आंसर क्या आएगा? DCBA, 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 सी इज द आंसर। क्वेश्चन 34 बताइए। रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट यानी कि R-OR transfers a residential house property outside India and purchases a residential house property in India within time limit. Exemption under section 54 is available. True or false? True or false? True. A resident and not ordinarily resident or a non-resident transfers a residential house property outside India and purchases a residential house property in India within time limit. Exemption under section 54 is available. True or false? False. क्योंकि कैपिटल गेन की एग्जाम्पशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी इंडिया में आएगी नहीं। ए इज द आंसर। Examine the following case. Company or LLP can claim exemption under section 54, 54B or 54F. True or false? Company or LLP can claim exemption under section 54, 54B or 54F. True or false? आपके पास किताब होगी, देख के भी बता दीजिए। 54 का एग्जेम्पशन सिर्फ कौन क्लेम कर सकता है? फॉल्स। सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ क्लेम कर सकता है। Any SSE can claim exemption under section 54 EC. True or false? Any SSE can claim exemption under, this is true.
तो इंडिविजुअल और एचयूएफ 54, 54बी और 54एफ का एग्जामिशन क्लेम कर सकते हैं, बाकी एसएससी इनका एग्जामिशन क्लेम नहीं कर सकते। इन 54 ईसी का एग्जामिशन कोई भी क्लेम कर सकता है। फॉल्स ट्रू, बी इज आंसर। SSC can claim exemption of more than one residential house property under section 54 or 54F. True or false? False. लेकिन यहां पर हमें लिखना पड़ेगा 54 में, ब्रैकेट में लिख दूंगा वेयर कैपिटल गेन एक्सीड 2 करोड़। अगर अप टू 2 करोड़ है तो 54 में 2 घर का एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता है। 54F तो एग्जेम्पशन क्लेम एक ही घर का कर सकते हैं, एक से ज्यादा घर जैसे ही करेंगे तो एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाती है, ऐसा 54 में नहीं होता है। SSC can claim exemption of more than one agricultural land under section 54B. True or false? SSC can claim exemption of more than one agricultural land under section 54B. This is true. False, true. B is the answer. SSC has claim exemption of one house under section 54. SSC purchases second house. Exemption of first house shall be withdrawn. True or false? मैं यहां बता रहा हूं आपको, ये जीरो डेट है जिस दिन आपने पुराना घर या पुराना एसेट बेचा। 2 साल के अंदर उसको नया घर खरीदना है या 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना है, यही तो बात है। आपने एक घर का एग्जेम्पशन क्लेम कर लिया, जैसे आप दूसरा घर खरीदेंगे आपका कैपिटल गेन एक्सीड्स 2 करोड़ यानी कि 3 करोड़ है मान लीजिए, तो आप जैसे ही पहला घर खरीदेंगे आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। क्या जब दूसरा घर खरीदते हैं तो क्या फर्स्ट घर का एग्जेम्पशन विड्रॉ होता है? यस और नो? नहीं होता है, तो दिस इज फॉल्स। सेम चीज यहां भी लिखी हुई है। एसएससी हैज क्लेम एग्जेम्पशन ऑफ वन हाउस अंडर सेक्शन 54F। एसएससी परचेजेस सेकंड रेजिडेंशियल हाउस, एग्जेम्पशन ऑफ फर्स्ट हाउस शैल बी विड्रॉन। लेकिन 54F में ऐसा होता है, 54F में ऐसा होता है, पहले घर का एक से ज्यादा घर का एग्जेम्पशन देंगे नहीं, चाहे आपका कैपिटल गेन 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 2 रुपए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक से ज्यादा घर का एग्जेम्पशन नहीं देंगे। अगर आपने एक घर का एग्जेम्पशन क्लेम कर लिया तो दूसरा घर खरीदिए मत, अगर खरीदा तो ये एग्जेम्पशन विड्रॉ कर लेंगे, और इसको अगर 3 साल के अंदर बेचा तो भी विड्रॉ कर लेंगे। तो 54F थोड़ा सा हार्श है इस मामले में, तो दिस इज ट्रू। सही बात। Examine the following case. Suppose the date of transfer of original asset is zero date. To claim exemption under section 54, new residential house should be purchased within 2 years from the zero date. बताइए ट्रू और फॉल्स? ट्रू। तो हम लोग वैसे तो लॉ में क्या लिखा हुआ है, विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल एसेट, तो वो डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल एसेट को हम लोग जीरो डेट बोल रहे हैं ताकि याद रहे हमें सब कुछ। To claim exemption under section 54B, new agricultural land should be purchased within 1 year before the zero date. True or false? To claim exemption under section 54B, न्यू एग्रीकल्चर लैंड यानी कि बेचने से पहले अगर आप एग्रीकल्चर लैंड खरीद लेंगे तो भी हम एग्जेम्पशन दे देंगे 54B में। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है। 54B में तो आप बेचने के बाद 2 साल के अंदर आपको एग्रीकल्चर लैंड खरीदना है। ये तो 54 में है कि आप रोड पे ना आ जाए, इसलिए आप लॉ कहता है कि पहले खरीद ले बाद में बेच दे, लेकिन खरीदने और बेचने में 2 साल 1 साल से ज्यादा का डिफरेंस ना हो। तो दिस इज फॉल्स। ट्रू फॉल्स, ए इज द आंसर। आया? Question 39. Suppose the date of transfer of original asset is zero date. To claim exemption under section 54F,
The construction of new residential house property should be completed within 3 years from the zero date. True or false? (54) में 54F में कितने साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होना चाहिए? जीरो डेट से 2 साल के अंदर परचेज है, 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन है और 1 साल पहले परचेज है। ये 54 में भी है और ये 54F में भी है, सेम है। 54B में जो एग्रीकल्चर लैंड है, क्योंकि लैंड सिर्फ खरीदा ही जाएगा, तो जीरो डेट से सिर्फ 2 साल है। अब आगे आते हैं वापस to claim exemption under section, तो this is true. To claim exemption under section 54 EC, bond should be purchased within 6 months from the zero date. True or false? True. Both true. C is the answer. Question 40. Transfer of long-term capital asset being bond and purchase of residential house exemption under section 54F can be claimed. True or false? ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग बॉन्ड, तो अब बॉन्ड बेच के जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है उससे आप घर खरीद रहे हैं, तो आपको 54F का एग्जेम्पशन मिलेगा। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग बॉन्ड एंड परचेज ऑफ बॉन्ड एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC कैन बी क्लेम। ट्रू और फॉल्स? तो बॉन्ड बेच के आप बॉन्ड खरीद रहे हैं तो आपको 54 EC का एग्जेम्पशन मिलेगा। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है। देखिए 54 EC अभी आपने मैचिंग भी किया। इनकम टैक्स एक ऐसे सब्जेक्ट है जो तुरंत भूल जाए आप। 54 EC में आपको एग्जेम्पशन कब मिलता है? जब आप लैंड और बिल्डिंग बेचेंगे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, फिर आप बॉन्ड खरीदेंगे, जिसका लॉकिंग पीरियड 5 इयर्स है, तभी तो एग्जेम्पशन मिलेगा। तो ए इज द आंसर। एग्जामिन द फॉलोइंग केस। If an SSE plans to invest in new specified asset, then it should deposit in capital gain account scheme 1988 on or before the due date of filing of return to claim exemption under section 54 EC. If an SSE plan to invest in new specified asset after the due date, ये लाइन लिख दूंगा मैं, after the due date of filing of return, तो उसको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करवाना पड़ेगा to claim exemption under section 54 EC. True or false? – 54 EC में एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए जीरो डेट से कितने महीने? 6 मंथ। क्या बताया था आपको? मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 1 है और ये फाइनेंशियल ईयर 2 है, आपने यहां एसेट बेचा है या यहां बेचा है, तो अब ये ड्यू डेट से तो बहुत पहले 6 महीने कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 31 मार्च को ही बेचा है तो इसका ड्यू डेट 30 सितंबर को खत्म होगा, और आज के डेट में जो ओरिजिनल ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न है वो 31 अक्टूबर है, जिसको ऑडिट करवाना है, और जिसको ऑडिट नहीं करवाना उसके लिए 31 जुलाई है। तो अगर आप 31 जुलाई तक नहीं खरीद पाते हैं तो आप रिटर्न रिवाइज कर दीजिए। लेकिन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का यानी डिपॉजिट स्कीम इज नॉट एप्लीकेबल हियर। एक मिनट होल्ड कीजिए। तो सिर्फ एक कुछ एसएससी के लिए प्रॉब्लम आएगी, वो रिटर्न रिवाइज कर देगा। सही बात है या नहीं है? तो यहां डिपॉजिट स्कीम इज नॉट एप्लीकेबल, तो दिस इज फॉल्स। Where deposited amount is not fully utilized within the time limit, then exemption is withdrawn after 3 years under section 54 and after 2 years under section 54B.
एग्जेम्पशन विड्रॉल इज ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये मैं आपको बता दूं अगर आपको याद नहीं है, अगर आपने डिपॉजिट किया है तो आपको कौन सा एग्जेम्पशन मिलता है, टेम्पोररी एग्जेम्पशन या एक्चुअल एग्जेम्पशन? टेम्पोररी एग्जेम्पशन, टेम्पोररी एग्जेम्पशन है। तो जब टेम्पोररी है तो ये विड्रॉ तो होगा आपने, और ये टेम्पोररी एग्जेम्पशन मिला क्यों है, डिपॉजिट करने के कारण। और डिपॉजिट करते वक्त दो प्रॉमिस किया था आपने, या दो प्रॉमिस में क्या था कि मैं टाइम लिमिट में, यानी कि 2 साल के अंदर परचेज या 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन 54 में, और जितना अमाउंट डिपॉजिट किया उतना। तो जो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगा कब, टाइम लिमिट के बाद। और मैक्सिमम टाइम लिमिट आपको कितना दिया गया था, 3 साल। तो 3 साल बाद ये एग्जाम्पशन विड्रॉ हो जाएगा। सही बात है या नहीं है? 54B में मैक्सिमम टाइम लिमिट कितना था, 54B में मैक्सिमम टाइम लिमिट कितना था, 54 में एग्रीकल्चर लैंड खरीदने का था, वहां पर मैक्सिमम टाइम लिमिट कितना था, 2 साल था। तो यहां पर टेम्पोररी एग्जाम्पशन विड्रॉ हो रहा है आफ्टर 2 इयर्स। 2 इयर्स था ना 54B में। मैं फिर से बता रहा हूं, याद करना बहुत आसान है, एग्रीकल्चर लैंड खरीदा ही जाएगा, कंस्ट्रक्शन तो होगा नहीं, इसलिए 2 साल है। रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन भी पॉसिबल है, इसलिए 3 साल है। सही बात। दूसरा, ये जो आप डिपॉजिट करते हैं उसका एग्जेम्पशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही तो माइनस होता है, यस और नो? क्योंकि जो आपने ओरिजिनल एसेट बेचा है उसका कंडीशन ही यही है कि जो ओरिजिनल एसेट बेचे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट से आपने एग्जेम्पशन क्लेम किया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन ही विड्रॉ होगा। तो एग्जेम्पशन विड्रॉन इज ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। दिस इज ट्रू, फॉल्स, ट्रू, बी इज द आंसर। अब यहां आइए 42, any amount invested in new residential house property is exempted under section 54, true or false? क्या कोई लिमिट है 54 में कि 2 करोड़ तक का ही एग्जाम्पशन देंगे, 5 करोड़ तक का ही एग्जाम्पशन देंगे? आपने एक पुराना घर बेचा और नया घर खरीद लिया, कोई लिमिट है? नहीं है। तो एनी अमाउंट इन्वेस्टेड, दिस इज ट्रू। एनी अमाउंट इन्वेस्टेड इन बॉन्ड जिसका लॉकिंग पीरियड 5 इयर्स है उसका एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC मिल जाएगा। एनी अमाउंट इन्वेस्टेड इन बॉन्ड्स इज एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 54 EC, ट्रू और फॉल्स? 54 EC में लिमिट है या नहीं है? $50 लाख की, और 50 लाख की लिमिट 2 फाइनेंशियल ईयर को मिला के है, तो दिस इज फॉल्स, ए इज द आंसर। Any amount invested in new residential house property is exempted under section 54A, true or false? ट्रू है। लेकिन इसमें एक खास बात है, अभी आपसे पढ़ते वक्त मुझे लग रहा है कि ये लाइन हम लोग लिख सकते हैं। देखिए, सेल कंसिडरेशन मान लीजिए 10,01,000, इसमें ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस करते हैं और नेट सेल कंसिडरेशन आता है 10 लाख। जब हम लोग, और इसमें इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये सब माइनस करने के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया मान लीजिए 8 लाख, तो आपको एग्जेम्पशन 8 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा, करेक्ट है? और इसमें मिलता प्रोपोर्शनेट एग्जेम्पशन। प्रोपोर्शनेट एग्जेम्पशन का मतलब 8/10 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिवाइड बाय नेट सेल कंसिडरेशन इनटू 100, यानी कि 80% से ज्यादा एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आपने गोल्ड बेच के, यानी कि अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच के, बॉन्ड शेयर्स बेच के 10 लाख रुपया मिला, तो 10 लाख रुपए का घर खरीदेंगे तो हम आपको 8 लाख का एग्जेम्पशन देंगे, और अगर 1 रुपया खरीदेंगे तो 8/10 देंगे। तो अगर आपने 10 लाख का खरीदा है तो 8/10 इंटू 10 लाख का एग्जेम्पशन मिल जाएगा, यस और नो? लेकिन अगर मैं 11 लाख का खरीदता हूं तो एग्जेम्पशन तब भी 8 लाख का ही रहेगा, यस और नो? तो
क्या मैं इसमें एक लाइन लिख दूं, एनी अमाउंट इन्वेस्टेड लिमिटेड टू नेट सेल कंसिडरेशन, इन न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 54F। ट्रू हो जाएगा ये? अगर स्टूडेंट्स ने इसके बारे में ज्यादा सोचा तो गलत हो जाएगा आंसर। तो हम लोग ये लाइन जोड़ेंगे इसमें, एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC लिमिटेड टू 50 लाख इन एग्रीगेट ऑफ ट्रू फाइनेंशियल ईयर। ट्रू और फॉल्स? इसको भी हम लोग चेंज करेंगे, 50 लाख इन ए फाइनेंशियल ईयर कर देंगे, इन ए फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि इन टू फाइनेंशियल ईयर में तो ये बड़ा एक्सेप्शनल है। इन ए फाइनेंशियल ईयर जनरली लोग सोचेंगे कि हाँ यही है, इसको ट्रू करेंगे, बेसिकली ये हो जाएगा फॉल्स। तो इन ए फाइनेंशियल ईयर कर देंगे ट्रू फॉल्स, ए विल बी द आंसर। करेक्ट है? चलिए, तो अब ये पास्ट पेपर के क्वेश्चंस करते हैं आपके साथ। पास्ट पेपर के हमने कहां तक कर लिए थे? पास्ट पेपर के क्वेश्चंस 10 तक कर लिए थे, 11 से करना है। बहुत आसान है। अंडर विच सेक्शन द एसएससी हैज टू रीइन्वेस्ट द एंटायर नेट कंसिडरेशन टू क्लेम फुल एग्जेम्पशन फॉर द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर? बताइए किस सेक्शन में पूरा नेट सेल कंसिडरेशन इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि आपको पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन मिल जाए? EC, F, GA, D, बताइए। बताइए कौन से सेक्शन में पूरा नेट सेल कंसिडरेशन इन्वेस्ट कर दे कि आपको एंटायर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन मिल जाए? अभी आपको बताया ना, 54F, ये वाला कनेक्शन है 54F। In order to enjoy exemption under section 54 EC, the resultant long-term capital gain should be invested in specified bonds within a period of dash from the date of transfer। 54 EC में कितने महीने के अंदर नया बॉन्ड खरीदना होगा? C, 6 months। Long-term capital gain on sale of long-term capital asset in October is 105 lakh, 1 crore 5 lakh। The SSC invested 50 lakh in REC bonds in March and 5 lakh in NHI bond in March। The amount of exemption eligible under section 54 EC is? बताइए ये क्या करें, इसमें डेट डालना होगा। इसको मैं अक्टूबर 2020 कर रहा हूं, इसको मार्च 2020 कर रहा हूं, नहीं सॉरी मार्च 21 कर रहा हूं, और इसको मई 21 कर रहा हूं। ठीक है, अब मुझे बताइए 105 लाख अक्टूबर से 6 महीने काउंट करेंगे, कितना आएगा? अक्टूबर से 6 महीने काउंट करूंगा तो कितना आएगा? 10 से 14 फरवरी। खरीद कब रहा है? मार्च में, 6 महीने के बाद खरीद रहा है, और मई में, यानी कि यहां और यहां। तो क्या 54 EC का एग्जेम्पशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? यस और नो? नहीं। अच्छा एक बात बताइए, इसी को अगर थोड़ा सा चेंज करें, ये अक्टूबर की जगह अगर दिसंबर होता तो ये जून तक जाता, तो बताइए फिर कितना मिलता? फिर कितना मिलता? फिर 50 लाख मिलता, क्योंकि 50 लाख से तो ज्यादा मिल ही नहीं सकता। करेक्ट है। 14, Mr. Madan sold a vacant land for 120 lakh on 10th October। The index cost of acquisition is 18 lakh। He deposited 50 lakh in RSC bonds। Deposit, ये क्वेश्चन हटाते हैं हम लोग, मतलब ये जब डिपॉजिट स्कीम एप्लीकेबल, इसको हटा देते हैं, डिपॉजिट हटा देते हैं। नहीं पूरा क्वेश्चन ही हटाएंगे हम लोग।
सारा डिपॉजिट के बेसिस पे है। ये आता है, a residential house is sold in 90 lakh and long term capital gain is computed 50 lakh. The assessee bought two residential house for 30 lakh and 20 lakh respectively. The amount eligible for exemption under section 54 would be, बताइए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया 50 लाख, दो घर खरीदता है 30 लाख का और 20 लाख का, 30 लाख का 20 लाख का, बताइए दोनों का मिल जाएगा। यही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर 2.1 करोड़ आता तो यही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2.1 करोड़ आता तो कितना मिलता? तब सिर्फ 30 लेता, सिर्फ 30 लेता। तो ए इज द आंसर। सो वी कंप्लीटेड द एमसीक्यू। होप रिवाइज भी हो गया होगा आपसे आपका। चलिए कल करेंगे पीजीबीपी, कल से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और आप सबके दिल के बहुत पास है ये टॉपिक। काफी इंटरेस्टिंग वे में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग। तो आपको पहली क्लास में आपको पूरा पीजीबीपी नजर आएगा और आप क्वेश्चन भी सॉल्व करना शुरू कर पाएंगे। चलिए, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। कल मिलते हैं 7:45।